नमस्कार। आपके YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में कोरोना की स्थिति काफ़ी विकट होती जा रही है। जो दूसरी लहर आई है वो पहली लहर से बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। समस्या सब तरफ है, सभी राज्यों में, किसी में कुछ ज़्यादा है, कहीं कम है। लेकिन किसी भी समस्या को देखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सकारात्मक तरीका, एक होता है नकारात्मक तरीका। सकारात्मक तरीके से अगर आप समस्या को देखते हैं तो उसका हल खोजते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। नकारात्मक तरीके से देखेंगे तो आप अपनी तकलीफ़ को और दूसरों की तकलीफ़ को सिर्फ बढ़ाएंगे और उसके अलावा उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। इस समय देश में नकारात्मक जो रुख है वो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर की बात करते हैं। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले एक और ख़बर की बात करते हैं। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देश दिया कि प्रदेश के 5 शहरों में, जो बड़े शहर हैं, उनमें लॉकडाउन कर दिया जाए, उनमें लॉकडाउन लगा दिया जाए। राज्य सरकार, देखिए में क्या स्थिति है, राज्य सरकार की तैयारी क्या है, उसके संसाधन क्या हैं, स्थिति की गंभीरता क्या है, उससे निपटने के उसके पास उपाय क्या हैं, क्या संसाधन है, किनका वो इंतज़ाम कर रही है, किनका हो सकता है, इस सब की जानकारी प्रशासन को होती है। अदालत को नहीं हो सकती है। अदालत को होती है जब प्रशासन बताता है। लेकिन अगर अदालत फैसला लेने लगे, प्रशासनिक फैसले लेने लगे तो मुश्किल हो जाती है। तो ये मुश्किल उत्तर प्रदेश के सामने भी आई। सरकार ने कहा कि अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया, जो कि नैतिक दृष्टि से भी ठीक है और व्यवहारिक भी है। और उसके अलावा जो एक लक्ष्मण रेखा बनी हुई है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में, उसका भी उन्होंने सम्मान किया। सरकार ने उसकी प्रतिक्रिया में जो है ये तय किया कि वीकेंड कर्फ्यू, यानी शुक्रवार की शाम 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू लगाया जाएगा, या लॉकडाउन, जो भी नाम देना चाहें। और इस तरह से बात जो है फिर से सरकार के पाले में आ गई है। अब जो भी स्थिति होगी उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। लेकिन मैं जो नकारात्मकता और सकारात्मकता की बात कर रहा हूँ, उसके कुछ उदाहरण भी देता हूँ। कोविड की स्थिति की समस्या सब जगह है। ये जो नया स्ट्रेन आया है ये ज़्यादा घातक भी लग रहा है। पहले स्ट्रेन के धीमा पड़ने के बाद जब केस बहुत कम होने लगे तो हम आप भी लापरवाह हो गए, सरकारें भी थोड़ा शिथिल हो गईं। जो अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था वो काफ़ी कुछ जो है डिसमेंटल कर दिया गया, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। और ये दूसरी लहर आएगी ये तो पता था, लेकिन इतनी तेज़ और इतनी घातक रूप में आएगी इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। लेकिन सरकार को ये गुंजाइश या ये छूट नहीं दी जा सकती कि उसको अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उसकी तैयारी नहीं थी। अब बात यह है कि आप इस समस्या से निपटें कैसे। लोगों की जान भी बचानी है और जहान यानी रोज़ी रोटी की भी चिंता करनी है। इन दोनों के बीच में एक संतुलन बिठाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि रोग से बचाव हो, इन्फेक्शन से लोगों का बचाव हो, इलाज हो, टेस्ट हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, ये सब उपाय चलते रहें। साथ में जो है ये भी चले कि रोज़गार चलता रहे। तो आपको 2 उदाहरण बताता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये 4-5 मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। रेमडेसिविर नहीं है, एक इंजेक्शन है जो लगाया जाता है कोरोना के मरीज़ को, उसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह के दावे हैं, लेकिन उसको छोड़ देते हैं, वो हमारा जो है विषय नहीं है आज का। और उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन की कमी है, और बेड कम हैं, या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत हो रही है, दवाइयों की दिक्कत, ये सब दिक्कतें हो रही होंगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये महामारी है, ये कोई सामान्य बीमारी की स्थिति नहीं है। 103 साल बाद हम इतनी बड़ी समस्या से स्वास्थ्य की जूझ रहे हैं, तो ये कोई साधारण समय नहीं है। तो संकट तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। संकट से निपटने के तरीके
उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो आज जो स्थिति है उससे लगता है कि नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं। तो लोगों की नाराज़गी, असंतोष भी स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। और सरकार को हम चुनते किस लिए हैं? इसी के लिए चुनते हैं। लेकिन एक बात यह है कि सरकार को चुनते हैं इसी के लिए, तो सरकार का रवैया क्या होना चाहिए? इस समस्या अगर कोई आई है उसको सुलझाने का या हाथ खड़े कर देना का हमारे बस का नहीं है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया कि दिल्ली का जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, सिर्फ 100 बेड बचे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और साथ में उनके विज्ञापन चल रहे हैं, दिन में कई बार चल रहे हैं टेलीविज़न पर, रेडियो पर, कि मैं हूँ ना। वो जो मैं हूँ ना की आवाज़ आती है तो लोगों के जहन में एक तस्वीर उभरती है अरविंद केजरीवाल की, जो लोगों को चिढ़ा रहा है हंसते हुए और कह रहा है कि मैं हूँ ना का मतलब है कि मैं आपको बाहर निकालने के लिए हूँ, मैं आपकी बीमारी में कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसके लिए हूँ। आप मुझे बताइए, इससे पहले भी 2 बार अरविंद केजरीवाल इस तरह का काम कर चुके हैं। दूसरी बार तो उनके मुख्यमंत्री आए थे कि इतने करोड़ हो जाएंगे केस, इतने लाख लोग मर जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता, हमको सब छोड़ देना चाहिए, हमको सिर्फ हर्ड इम्यूनिटी के लिए छोड़ देना चाहिए, सब एक बार संक्रमित हो जाएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। दोनों बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के बचाव में उतरे। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ज़रूरत थी उसको बढ़ाया और स्थिति ठीक की। उसके बाद प्रचार शुरू हुआ आम आदमी पार्टी का कि दिल्ली का मॉडल सबसे अच्छा है, दुनिया भर में उसकी नकल हो रही है। अब जब दूसरी लहर आई है तो तीसरा मौका आया है जब उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। ये रवैया है। दूसरी तरफ बाकी मुख्यमंत्रियों का मैंने बताया कि किस तरह का रवैया है। अब सकारात्मक रवैया देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रवैया आप देखिए। रेमडेसिविर की किल्लत जो है सभी प्रदेशों में हो रही है। ये जो फार्मासिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये नया मॉलिक्यूल है, इसको स्टेबलाइज होने में इसका जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें 3 साल लगते हैं, इसको 3 साल नहीं हुए हैं, इसलिए इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है 3 से 6 महीने होती है, इसलिए कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करती। क्योंकि पहली लहर के बाद एक शिथिलता आ गई थी, मतलब नंबर में बहुत कमी आ गई थी, तो प्रोडक्शन भी कम हो गया। अब अचानक से जब ज़रूरत पड़ी है, प्रोडक्शन बढ़ाने में समय लगता है। तो सबके लिए समस्या है, तो यूपी के लिए क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्टेट प्लेन भेजा गुजरात और फैक्ट्री जहां बनता है ये इंजेक्शन, वहां से मंगवा लिया जितनी ज़रूरत थी स्टेट को। वो रोने नहीं गए कि हमको रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, कालाबाजारी हो रही है और ऐसा हो रहा है और केंद्र मदद नहीं कर रहा है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरी बात, ऑक्सीजन की कमी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार का जो स्ट्रेन है वो लंग्स पर बहुत जल्दी अटैक कर रहा है। पिछला वाला उसमें 5-7 दिन लगते थे, इस बार में 2 से तीसरे दिन हो जा रहा है। दूसरा एक आपाधापी भी है, लोगों के मन में डर है, तो जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, वो भी भागकर अस्पताल में जाना चाहता है कि हमारी देखरेख अस्पताल में हो, और ये बड़ी स्वाभाविक बात है ऐसे माहौल में, इसलिए मैं उन लोगों को ज़्यादा दोष नहीं देता। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? उन्होंने 3 दिन, जी सिर्फ 3 दिन, 72 घंटे में लखनऊ के SGPGI में 20,000 लीटर के ऑक्सीजन के प्रोडक्शन का प्लांट लगा दिया, वो काम करने लगा। ये मेरी नज़र में सकारात्मक पहलू है। तो अगर स्थितियां ठीक हों, राज्य में स्थिति सुधर जाए, तो उसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है, राज्य की सरकार को जाता है, जाना भी चाहिए। लेकिन ख़राब हो तो उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है, क्योंकि केंद्र ने ऐसा नहीं किया, केंद्र ने वैसा नहीं किया, इसलिए हमारी स्थिति ये हो गई। ये रोने वाले मुख्यमंत्री हैं। ये जो रुदाली ब्रिगेड है, ये नकारात्मकता ज़्यादा फैलाती है, लोगों में इससे ज़्यादा जो है निराशा पैदा होती है, लोगों में डर पैदा होता है कि अगर सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो अब हम कहाँ जाएं। तीसरी बात आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के विज्ञापन से, उसमें ये भी मज़दूरों की जो मैंने बात की, फिर से पलायन शुरू हुआ है महाराष्ट्र से और दिल्ली से ज़्यादा गुजरात से तीसरे नंबर पर। अब ये जो पलायन हो रहा है, इसको पिछले अनुभव से कोई सबक सीखने की बजाय फिर से वही होने दे रही हैं ये तीनों राज्य सरकारें। पिछली बार तो अरविंद केजरीवाल ने DTC की बस लगाकर जो है 30-31 मार्च की रात में जो है लोगों को धकेल दिया था यूपी बॉर्डर की तरफ।
इस बार भी लोग अपने से जा रहे हैं, उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। उनकी रोजी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, उनको कोई आश्वस्त करने वाला नहीं है कि कोई चिंता की बात नहीं है, सरकार है। इसके विपरीत सकारात्मक पक्ष देखिए, योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे प्रशासन को ये निर्देश दिया है कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं बाहर से, उनके परिवहन की व्यवस्था हो, जहाँ से वो चल रहे हैं वहाँ से, या जहाँ से भी संभव हो वहाँ से हो, उनको सुरक्षित घर तक पहुँचाने की व्यवस्था हो। तो समस्या तो है देश में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन समस्या को निपटने के तरीके लोगों के अलग अलग हैं। ये आप तय कीजिए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत। दूसरी बात, अब वैक्सीन की कमी पर आता हूँ। वैक्सीन पर देखिए, सरकार ने वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम बनाया। उस कार्यक्रम के तहत 9 जनवरी को ये घोषणा की कि वैक्सीनेशन, अब हम टीका लगाना, टीकाकरण शुरू करेंगे। 16 जनवरी से जो हेल्थ वर्कर्स थे, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंड और इस तरह के हॉस्पिटल के स्टाफ, उनका टीकाकरण शुरू हुआ। फिर उसके बाद 1 फरवरी से फ्रंट लाइन जो वर्कर्स थे, कोरोना वर्कर्स थे, उनका टीकाकरण शुरू हुआ। 1 मार्च से 60 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ। जब 60 साल के लोगों का शुरू हुआ, उसी के साथ 45 साल से ऊपर के उन लोगों का जिनको कोई बीमारी है, जिसको कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, उन लोगों का भी टीकाकरण शुरू हुआ। 1 अप्रैल से 45 साल के सब लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ, और अब घोषणा हुई है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के सब लोगों को टीका लगेगा। तो सरकार का कार्यक्रम पहले से तय था, उसी के अनुसार चल रहा है। अब वैक्सीन की स्थिति का आकलन आप कीजिए। जब सरकार ने कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ की इजाज़त दी, मंजूरी दी, तो पूरा कोहराम था देश में। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरी पार्टियों ने भी कहा कि जो है लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाली जा रही है, कैसे आप इमरजेंसी यूज़ की परमिशन दे रहे हैं, ये टेस्ट नहीं हुआ, इसका नतीजा नहीं आया। तमाम तरह की बातें कही गई, यहाँ तक कि कहा गया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। मतलब इससे बड़ा अपमान देश के साइंटिस्ट का क्या हो सकता है कि 1 साल से कम समय में कोरोना की वैक्सीन डेवलप की और प्रोडक्शन के लिए तैयार हो गई, लगने लगी। ऐसे ये सवाल उठा। एक बड़े वैज्ञानिक नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है। उन्होंने लोगों से अपील कर दी कि मत लगवाओ, हमारी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन लाएंगे, वो लगवाना। अब उनकी कब सरकार आएगी, कभी आएगी कि नहीं आएगी, ये उनको भी पता नहीं। लेकिन इस तरह की घोषणा का असर ये हुआ कि बहुत से लोग उनके बहकावे में आ गए। ज़रा आज जाइए, उनसे पूछिए उन लोगों से कि वो अखिलेश यादव के पूरे परिवार के बारे में क्या क्या बोलते हैं। अखिलेश यादव को खुद शर्म आएगी कि उन्होंने क्या किया। उन लोगों जिनकी जान चली गई, जिनकी जान खतरे में हो गई, उनकी अपील पर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। देखिए, वैक्सीन लगवाने से ये सुनिश्चित नहीं होता है कि आपको संक्रमण नहीं होगा, आपको इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है। लेकिन वैक्सीन लगवाने से इतना होता है कि ये बीमारी आपके लिए जानलेवा नहीं होगी, आपकी इससे जान नहीं जाएगी, ये वैक्सीन सुनिश्चित करती है। तो इसलिए सबको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगवाना चाहिए, बजाय ये अपील करना कि मत लगवाओ। और फिर क्या हुआ, राज्य, देखिए अखिलेश यादव विपक्ष में है, उनको बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन जो सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी अलग तरह की होती है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने कहा कि हम तो अभी कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे, अपने लोगों को नहीं लगवाएंगे, और कई राज्य सरकारों ने कहा। उससे हुआ ये कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था वो डिले हो गया, स्लो हो गया। जितने लोगों को शुरू में जो लक्ष्य रखा गया था कि इतने समय में ये, चाहे वो फ्रंट लाइन कोरोना वर्कर्स हों या हेल्थ वर्कर्स हों, बाकी लोग हों, 60 साल से ऊपर के लोग हों, उनकी स्थिति ये हुई कि उसमें कमी आ गई। ख़ास तौर से 60 साल, 1 मार्च को जब 60 साल के ऊपर वालों की घोषणा हुई, उससे पहले जितने लोगों को लगना था सिर्फ 50% को लग पाई, या उससे भी कम हो सकता है, आंकड़ा इसी के आसपास का है। जब 60 साल के ऊपर वालों का शुरू हो, देखिए वीआईपी कल्चर अपने देश में बड़ा हावी है, और वैक्सीन जो जान बचा सकती है उसके लिए तो वीआईपी कुछ भी करने को तैयार हो। लेकिन प्रधानमंत्री ने न खुद लाइन तोड़ी, न किसी को तोड़ने दी, बल्कि कहा भी सारे सांसदों
विधायकों, मंत्रियों, सारे नेताओं से कि ये लाइन तोड़ने की कोशिश मत करना। तो जब 1 मार्च से शुरू हुआ 60 साल के ऊपर वालों का वैक्सीनेशन, तब प्रधानमंत्री ने लगवाया और वही कोवैक्सीन लगवाई जिसके खिलाफ इतना प्रचार किया गया। उसके बाद से पिकअप किया वैक्सीनेशन के प्रोग्राम ने। तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। सरकार ने दोनों जो कंपनियां हैं भारत की, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, उनको जुलाई तक के टीके का जो खरीदेगी उसका अग्रिम भुगतान कर दिया है, जिससे प्रोडक्शन में उनको संसाधन की, पैसे की कोई कमी ना आने पाए। एक बात। दूसरा, सरकार ने विदेशों में जो वैक्सीन डेवलप हुई है उनको इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन दे दी। अब ये देखिए, यही वो लोग जो कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ की परमिशन देने पर हल्ला मचा रहे थे, वो फिर हल्ला मचा रहे थे कि भाई दुनिया में जितनी वैक्सीन है सबको परमिशन दे दो, इमरजेंसी यूज़ की परमिशन दे दो, क्यों देर कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, कुल मिलाकर ये है कि किस तरह ये विघ्न संतोषी लोग हैं। कैसे विघ्न हो, कैसे स्थिति बिगड़े, तो उसमें हम जो है अपनी टांग उसमें फंसाएं। राहुल गांधी ने आज बयान दे दिया कि सरकार फ्री वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रही है, इतने गरीब हैं देश में, लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, क्या क्या सब बोल दिया उन्होंने। उनको एक बेसिक बात नहीं मालूम है कि जब से शुरू हुआ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, टीकाकरण का, तब से अब भी और आगे भी सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त में लग रही है। अब पता नहीं कौन उनके सलाहकार हैं, कौन उनको सलाह देता है, जानकारी देता है, भगवान जाने। लेकिन अगर देश के ऐसे बड़े नेता, वरिष्ठ नेता इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आम लोगों के मन में क्या क्या धारणा बनती होगी, क्या भावना आती होगी। एक कन्फ्यूजन तो मन में आ ही जाता है इस तरह की बातों से। दूसरी बात, बहुत हल्ला हो रहा है इस समय कि अब मौका आ गया है। ये मौके की तलाश में रहने वाले हैं बहुत से बुद्धिजीवी, पत्रकार, ये जो मैं कहता हूँ, ये जो गिद्धों की बिरादरी है, जो आपदा में अवसर जिसको नज़र आता है कि कैसे स्थिति को बिगाड़ा जाए, उनका एक नारा आया है कि मोदी को आईना दिखाओ, कि देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत कितनी ख़राब है ये बताओ। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति मोदी ने आके ख़राब कर दी। 2-3 आंकड़े सिर्फ देता हूँ आपको। 1956 में देश में पहला एम्स बना। उसके बाद 43 साल बाद, 43 साल बाद 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 6 एम्स बनाने की घोषणा की। उस पर काम शुरू हुआ, कहीं ज़मीन का अधिग्रहण हुआ, कहीं शुरुआती और काम शुरू हुए। 2004 में उनकी सरकार चली गई। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई। उस सरकार ने 2012 तक ये 6 एम्स का निर्माण करवाया। 2013 में मनमोहन सिंह ने, मतलब 10 साल में सिर्फ एक रायबरेली एम्स की घोषणा की, और सिर्फ घोषणा हुई, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ, उसमें कोई काम नहीं हुआ। वो मोदी सरकार ने आके करवाया, उसको पूरा करवाया। और 2014 से 2020 तक देश में रायबरेली समेत 15 एम्स बने हैं, जिनमें से 12 चलने लगे हैं, 3 पर काम चल रहा है। इन 3 में से भी एक जो हरियाणा में जो बन रहा है, उसकी घोषणा 2019 में ही हुई है अभी। और तमिलनाडु और बिहार में एक एम्स है जिनका काम तेज़ी से चल रहा है। एक काम ये हुआ। दूसरा, जितने मेडिकल इम्प्लांट थे उनके दाम 70 से 80% कम कर दिए इस सरकार ने। गरीब आदमी को दवा सस्ती मिले, इसके लिए दवाइयों के दाम कम किए ही नहीं, जेनरिक दवा के जगह जगह देश भर में स्टोर खोल दिए कि जो दवा 100 रुपए की मिलती है ब्रांडेड दवा, वो जेनरिक दवा 5 रुपए 6 रुपए में गरीब आदमी को मिल सकती है। भाई आप अस्पताल खोल लेंगे, डॉक्टर भी तो चाहिए। तो क्या हुआ, डॉक्टर के लिए जो है वो उसके लिए ज़रूरी है कि मेडिकल कॉलेज खुले, और मेडिकल कॉलेज ही नहीं खुले, उनमें सीटों की संख्या भी बढ़े। तो इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने पिछले 5-6 साल में एक
141 नए मेडिकल कॉलेज खुले। ये सब सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में जो खुल रहे हैं वो अलग है। 141 मेडिकल कॉलेज खोले। जो बड़े जिला अस्पताल हैं उनसे मेडिकल कॉलेज को जोड़ दिया, जिससे मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो अस्पताल की अनिवार्यता होती है वो पूरी हो गई। उसमें वो जो समय लगता है, पैसा लगता है, वो सब बच जाए और जल्दी काम शुरू हो जाए। उसके अलावा MBBS की सीटें 27,000 से ज़्यादा बढ़ा दी और पोस्ट ग्रेजुएशन की 15,000 से ज़्यादा सीटें बढ़ा दी। नए डॉक्टर आएंगे तभी तो नए अस्पताल बनेंगे। इसके अलावा राज्यों को मदद दी, आर्थिक मदद और दूसरी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद दी। 2.5 लाख हेल्थ वर्कर्स तैयार करने की। तो इतना कर 5-6 साल में करने के बाद माहौल इस तरह का है, आप अगर सोशल मीडिया और अखबार, टीवी कई जगह पर सुने तो ऐसा लगता है कि पिछले 6 साल में जो पिछले आज़ादी के बाद से 47 के बाद से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, मोदी ने आके सब ध्वस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का विमर्श तैयार किया जा रहा है। महामारी का संकट है से कोई इनकार नहीं कर सकता। महामारी से निपटने में मुश्किल आ रही है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। आप सरकार पर ये आरोप लगा सकते हैं कि उसने तैयारी में उसकी कमी थी, उसने एंटिसिपेट नहीं किया, उसने वो ये अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि दूसरी लहर इतनी तेज़ और इतनी घातक होगी और इतने कम समय में इतने लोगों को प्रभावित कर देगी। ये सब बातें तो मानी जा सकती हैं, लेकिन जो प्रयास हो रहा है उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना और आईना दिखाने की बात, जो आईना कहीं और दिखाया जाना चाहिए। जो रोना रो रहे हैं, जो रुदाली ब्रिगेड है, जो काम करने की बजाय सिर्फ समस्याएं बता रही है, जिन पर समस्याएं हल करने का जिम्मा है, वो सिर्फ समस्या बता रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं। तो आप ये तय कीजिए कि जो स्थिति है उसमें कौन सा तरीका सही है। सकारात्मक तरीके से सोच, उसके अनुसार समस्या को हल करने की कोशिश, या फिर नकारात्मक तरीके से सोचना, डराना लोगों को और स्थिति की भयावहता को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाँ, जाते जाते इतना ज़रूर कह जाऊँगा कि ये चैनल आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।